जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो प्लैनेट है वो है अर्थ, और ये जो अर्थ है आपको पता है ये दो प्रकार के कंपोनेंट से बने हुए हैं। अर्थ इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। अब जो पहला वाला कंपोनेंट होता है उनके अंदर लाइफ है। फर्स्ट टाइप ऑफ कंपोनेंट हैव लाइफ इन देम। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, प्लांट्स है, एनिमल्स है, फिशेस है, बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है, इन सभी के अंदर क्या है? लाइफ है। ये सब जीवित है। इनको हम प्यार से लिविंग कंपोनेंट बुलाते हैं या फिर बायोटिक कंपोनेंट बुलाते हैं। दूसरा वाला जो टाइप ऑफ कंपोनेंट है हमारा, उस कंपोनेंट के अंदर लाइफ नहीं है। इस टाइप के कंपोनेंट को हम क्या बुलाते हैं? अबायोटिक कंपोनेंट बुलाते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा एयर, एयर जो है उसके अंदर कोई लाइफ नहीं है। एग्जाम्पल के लिए वाटर, वाटर के अंदर कोई लाइफ नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हम ले ले लाइट, लाइट के अंदर भी कोई लाइफ नहीं है, बट अर्थ के ऊपर ये सारी चीजें हैं, राइट? दीज आर कॉल्ड एज नॉन लिविंग या फिर अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो अब आपको पता है कि हमारी पृथ्वी दो प्रकार के कंपोनेंट से बनी हुई है, बायोटिक जिसके अंदर लाइफ है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, और बाकी सब कुछ अबायोटिक जिसके अंदर क्या है? लाइफ नहीं है। लर्नर्स, लिविंग जो बायोटिक होती है और नॉन लिविंग जो कि अबायोटिक होती है, ये एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअसली इंटरैक्ट करते रहती है। एक एग्जांपल के लिए समझते हैं क्या हो रहा है। अब यहां पे तुम देख रहे हो कि एक सीड में से पेड़ निकल रहा है, सीड में से पेड़ निकल रहा है, लेकिन सीड कहां पे है? तो सीड तो भाई साहब सॉइल के अंदर है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि सीड जिसके अंदर लाइफ है, प्लांट निकल रहा है, वो बायोटिक है, वो जर्मिनेट हो रहा है कहां पे? सॉइल के अंदर, जो कि एबायोटिक है। तो एक कंटिन्यूअस इंटरैक्शन है बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक। लर्नर्स, इसके अलावा जैसे हम लोग सांस लेते हैं, तो जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, बेसिकली एयर ले रहे हैं, एयर बोल लेते हैं इसको। तो जो हम ऑक्सीजन या फिर हवा ले रहे हैं वो क्या है? वो एबायोटिक है। लेकिन हम लोग क्या है? हम लोग एज अ ह्यूमंस क्या है? हम बायोटिक है, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो देखो एक कंटिन्यूअस इंटरैक्शन चल रहा है, फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं जो अगेन एबायोटिक है। लर्नर्स, ये जो जैसे ये पेड़ देख रहे हो तुम, एक लोटस का पेड़ है। ये लोटस का पेड़ जैसे ही सूरज की किरणें गिर रही है ये खिल जा रहा है, राइट? द लोटस जो कि एक बायोटिक एक पेड़ है, राइट, वो कब खिल रही है? जब उसके ऊपर सन रेज गिर रहा है, सनलाइट गिर रहा है, जो कि एबायोटिक है, राइट? तो एक इंटरैक्शन चल रहा है। हमारे पूरे पृथ्वी पे बहुत सारे लिविंग थिंग है, बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग है। दिस लिविंग थिंग जो कि बायोटिक है और नॉन लिविंग थिंग जो कि अबायोटिक है, इनका एक कंटिन्यूअस इंटरकनेक्शन होता है। इन दोनों के बीच में एक संबंध है और इसी संबंध को तो हम इकोसिस्टम बोलते हैं। समझ रहे हो? मतलब आज मैं इस घर के अंदर हूं, इस रूम के अंदर हूं, और मैं यहां पे सांस ले रहा हूं, राइट? तो ये एक इंटरैक्शन चल रहा है और इसी इंटरैक्शन को हम लोग सिंपल भाषा के अंदर इकोसिस्टम बुलाते हैं। सिस्टम है भाई ये भी एक। एनीवे, हमारा जो पृथ्वी है इसके ऊपर बहुत सारे लिविंग थिंग है, बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग है, राइट? अलग अलग प्रकार की चीजें हैं और इनके बीच में एक इंटरैक्शन तो है, आपस में एक संबंध तो चल रहा है। तो हमारा जो पृथ्वी है अपने आप में सबसे बड़ा इकोसिस्टम है, लार्जेस्ट इकोसिस्टम। लर्नर्स, इन्हीं सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 क्लास 9th ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड, जिसका नाम है एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 बाय द वे, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, ये पूरा का पूरा चैप्टर मैं वन शॉट के अंदर कवर करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। लर्नर्स, मैं आपको बीच बीच में कई सारे क्विज पूछूंगा, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछूंगा, जिनमें से जो भी सही ऑप्शन होगा उसको आप नीचे कमेंट में बताओगे। और आपको ये नोट्स भी कहां मिलने वाला है वो भी मैं आपको बहुत जल्द बता दूंगा। सो माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच, क्रिएटिव लर्नर एंड हाँ तुम सबका प्यारा भाई। अगर इस चैनल पे तुसी नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो पे मैं केवल और केवल 25,000 लाइक्स का टारगेट रख रहा हूं। आपके एक लाइक से ये वीडियो और भी उन लोगों तक पहुंचेगा जिनको सच में एजुकेशन की नीड है, एंड यू रियली नो कि मैं कितना एफर्ट डाल रहा हूं पढ़ाने के अंदर। लास्ट एक और विनती कर रहा हूं, मुझे पता है मैं लगातार 2 चीजें तुम्हें मांग चुका हूं, तीसरी चीज मैं तुमसे मांगने जा रहा हूं कि कमेंट्स के अंदर तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम महाराष्ट्र के किस डिस्ट्रिक्ट से हो, और क्या ये तुम्हारा पहला वीडियो है जो तुम मेरे चैनल पे देख रहे हो या फिर तुम इस चैनल से पढ़ाई करते हो। थैंक यू सो मच। आई होप आपने लाइक कर दिया होगा, सब्सक्राइब कर लिया होगा और कमेंट में मेंशन जरूर कर दिया होगा, और बीच बीच में जो मैं क्वेश्चंस पूछता रहूंगा उसका जवाब आप देते रहिएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड लर्नर्स, हम हमारे पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हमें क्या क्या आइडिया हो गया है? अभी तक हमें कुछ चीजों का आइडिया बखूबी हो चुका है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है।
यस, आई थिंक हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके, तो अभी तक हमें काफी सारी चीजों का आइडिया हो चुका है, जैसे कि क्या होता है इकोसिस्टम, क्या होता है बायोटिक कंपोनेंट, क्या होता है अबायोटिक कंपोनेंट, और हमारा अर्थ अपने आप में एक लार्जेस्ट इकोसिस्टम है। इस चैप्टर के अंदर अगर मैं आपको बोलने जाऊं, हालांकि अगर मैं सच बताने जाऊं तुम लोगों को, तो सच तो ये है कि तुम लोग ये सारे टॉपिक पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन हमने किया, फिर एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, फिर फूड चेन, फूड वेव, एनर्जी पिरामिड, बायोजियोकेमिकल साइकिल, उसके अंदर ये 3 साइकिल, और फिर तुम्हारा चैप्टर ये वाला होता है खत्म, अगर मैं सच बताने जाऊं तो। लेकिन अगर मैं तुमको एक जनरल ऊपर से एक ओवरव्यू देने जाऊं कि हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, तो चैप्टर के इंडेक्स में तुम्हारा ऐसा लिखा हुआ है कि फूड चेन एंड फूड वेब पढ़ते हैं हम लोग, एनर्जी पिरामिड के बारे में पढ़ते हैं। मैं पेन का कलर बदल लेता हूं, ठीक है ना, कि मेरे लिए ज्यादा आसान होगा। ओके, तो हम द एनर्जी पिरामिड के बारे में पढ़ते हैं, हम बायोजियोकेमिकल साइकिल पढ़ते हैं, फर्दर कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन साइकिल्स आ जाते हैं, ठीक है ना। एक और इंपॉर्टेंट बात कि लर्नर्स, हमारा क्लास 9th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अभी पढ़ रहे हो या फिर अभी जस्ट आए हो, राइट, तो हमारे बैचेस होते हैं, लाइव बैचेस होते हैं, जिसमें न कि केवल साइंस बल्कि बाकी सारे सब्जेक्ट भी कवर किए जाते हैं, इंग्लिश मीडियम और सेमी इंग्लिश मीडियम में। तो अगर आप इंग्लिश या सेमी इंग्लिश मीडियम से, और अगर आपको सच में अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन करनी है, समझने वाली एजुकेशन करनी है, तो आप डेफिनेटली हमारे विक्ट्री बैच में एडमिशन ले सकते हो। कुछ रिजल्ट्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है, हमारा ये रिजल्ट है 99.16%। पास्ट के कुछ बच्चों का रिजल्ट है, जैसा बच्चों ने फोटो भेजा था मैं आपको दिखा रहा हूँ, 97.66%। यहाँ पे आप देख सकते हो 90%, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो 91%, इस तरफ इंप्रूव हो गया 92%। अगर आपको यहाँ पे मेरे पीछे में हट जाता हूँ दिखता, टर्म 1 टर्म 2 में थोड़ा बदलाव आता है रिजल्ट के अंदर, ठीक है, तो बहुत बच्चे इंप्रूव करते हैं, राइट। देन हियर अगेन यू कैन सी अनदर रिजल्ट है यहाँ पे, ठीक है ना, 96 इसका अटेंडेंस है बाय द वे, ये है इसका परसेंटेज, कहाँ लिखा परसेंटेज, कहाँ लिखा परसेंटेज, ये लिखो 94% लिखा हुआ है, यहाँ पे 96% है। तो देखो टर्म 1 में बच्चा हमारे पास था, टर्म 2 में उसका इंप्रूवमेंट ही हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स है। ये सारी चीजें, ये सारे बच्चों ने कहां पे पढ़ाई किया है, ये सारे बच्चों ने हमारे ही विक्ट्री बैच में पढ़ाई किया है, जिसमें मैं आपको साइंस पढ़ाता हूं, नीलिमा रॉय मैम आपको सोशल साइंस पढ़ाती है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, योगेश सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं, चंद्रशेखर सर आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं, शैलेश सर आपको संस्कृत इंटायर कंपोजिट पढ़ाते हैं, फरीन शेख मैम आपको इतिहास, भूगोल और राज्य शास्त्र पढ़ाती है। अगर आप सेमी इंग्लिश मीडियम से हो तो आपको सोशल साइंस पढ़ा रही है मराठी में, और साथ ही साथ मराठी लैंग्वेज भी पढ़ा रही है, कोमल दीक्षित मैम आपको हिंदी पढ़ाती है। ये हमारी अमेजिंग टीम है जो ऐसा रिजल्ट लाने में बच्चों की पूरी मदद करती है, और हम विश्वास करते हैं आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर। तो हम आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आपको पढ़ाते हैं। बैच में क्या क्या मिलता है, सबसे पहले आपको लाइव क्लासेस मिलते हैं, यहाँ पे जैसे आप रिकॉर्डेड देख रहे हो वैसा नहीं होगा, बहुत अलग चीजें हैं। आपको नंबर दूंगा, उस पर कॉल करके आप बात करना। पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है, आप मोबाइल, पीसी, टैबलेट कहीं से भी देख सकते हो। हर एक क्लास की आपको रिकॉर्डिंग मिलती है, चैप्टर वाइज लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, रिवीजन कराते हैं एग्जाम से पहले, पर्सनल मेंटरशिप, आपके पास मेरा नंबर होता है, बाकी टीचर्स का नंबर होता है कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कॉल करके बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। आप टेस्ट सीरीज, आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिलता है, मतलब एमसीक्यू वाले भी और चेक करके भी मिलता है पेपर। तो ये सारे फायदे हैं। यहाँ पे अगर समझ ना आए तो आप हमसे क्यूआर कोड मांग लेना, इस नंबर पे कॉल करके हम आपको सेंड कर देंगे, उस पर आप पेमेंट कर सकते हो। या फिर ये 2 नंबर है हमारे एजुकेशनल काउंसलर से बात करने के लिए, हेल्पलाइन के नंबर है, तो आप इस पे कॉल करके हमारे एजुकेशनल काउंसलर से पूछ सकते हो जो भी आपके सवाल है, और फिर आप बैच में एडमिशन ले सकते हो। लर्नर्स, एक और इंपॉर्टेंट बात, अभी जो करंटली हम लोग जिस प्राइस पे एडमिशन ले रहे हैं दैट इज 10,000 रुपीज फॉर द कंप्लीट 9th स्टैंडर्ड। लेकिन आप जब ले रहे होगे तो शायद हो सकता है कुछ ऑफर चालू हो सकता है प्राइस थोड़ा ज्यादा हो, तो इसीलिए आप कॉल करके बात जरूर करना, इससे आपको एग्जैक्ट प्राइस पता चल जाएगा। या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने एप्लीकेशन और लेटेस्ट जो भी लिंक रहेगा वो मैं अपडेट कर दूंगा, तो वहां से आप जाके चेक कर सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। हमारा एक व्हाट्सएप चैनल, अगर कोई भी ऑफर आता है, कुछ भी अपडेट होता है, कोई भी मैं फ्री टेस्ट कंडक्ट करता हूं, तो ये व्हाट्सएप चैनल पे होता है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसको ज्वाइन कर लेना। एक कम्युनिटी बनाने की कोशिश कर रहा हूं, आ जाओ, इसको ज्वाइन कर लो। अब हम हमारी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। बट नोट्स कहां मिलेगा, लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपको आंसर कर देता हूं। नोट्स के लिए आपको हमारा इजी लर्निंग का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, इसी पे हमारे बैचेस वगैरह होते हैं, ठीक है। फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में जाना है, यहाँ पे होम रहता है उसके अंदर से, फिर यहाँ पे फ्री कंटेंट के अंदर जाना है, यहाँ पे क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड करके फोल्डर मिल जाएगा, उसके अंदर आपके नोट्स जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ लेटेस्ट अपडेटेड नोट्स अपडेट करते जाना, ठीक है। फ्री मटेरियल, फ्री कंटेंट, क्लास 9 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर नीचे देखना, सब मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनली हमारे पढ़ाई को। ओके, सो हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इसमें एक चीज होता है प्रोड्यूसर। अब भाई साहब, ये प्रोड्यूसर का मतलब यहाँ पे वो वाला प्रोड्यूसर नहीं है, टैंग टैंग धूम मचाले धूम, नो नॉट दैट प्रोड्यूसर एक्चुअली।
ये जो ग्रीन प्लांट्स है इनको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इनको प्रोड्यूसर? क्योंकि ये जो ग्रीन प्लांट है बेसिकली ये प्रोड्यूस करती है फूड बाकी सभी लोगों के लिए। कैसे? बाकी सब लोग मतलब जैसे ये एनिमल्स है इनके लिए प्रोड्यूस करती है, पर सवाल ये उठता है कि कैसे करती है ग्रीन प्लांट्स फूड को प्रोड्यूस। तो ये जो ग्रीन प्लांट है आगे हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में डिटेल में, ये करती है फोटोसिंथेसिस। तो बोलोगे व्हाट इज दिस फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है, फोटो इस शब्द का मतलब है लाइट और सिंथेसिस मतलब है कुछ प्रिपेयर करना। तो लाइट के मदद से ये अपना खाना खुद प्रिपेयर करती है। समझ गए? लाइट के मदद से ये अपना खाना खुद प्रिपेयर करती है। जमीन में से ये न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, वाटर ले लेता है, आसपास से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और धूप की मदद से ये खुद का खाना खुद प्रोड्यूस करती है। तो इसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। और ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? आपने पढ़ा है ना 7th 8th स्टैंडर्ड में, ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, क्या बोलते हैं इसको? नीचे कमेंट में बताना, ठीक है ना? तो ये हमारे ग्रीन प्लांट्स हो गए। ग्रीन प्लांट्स को ही खाते हैं बाकी सारे एनिमल्स, जो कैसे होते हैं? जो हमारे कंज्यूमर होते हैं। और ये कौन से कंज्यूमर होते हैं? ये हमारे हार्बीवोर कंज्यूमर होते हैं। हार्बीवोर मतलब जो घास खाते हैं बेसिकली, ठीक है ना? तो ये लोग क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं फूड, यही प्लांट्स वगैरह को कंज्यूम करते हैं। अब मान लो कि एक एनिमल मर गया, ओके, या फिर एक एनिमल की डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो जो दूसरी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको हम फंजाई बोलते हैं, फंगी बोलते हैं, ठीक है ना, इनको हम बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। उसको प्रोड्यूसर बोला, दूसरे को कंज्यूमर बोला, इसको सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। इनका काम क्या है कि ये अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं। जैसे मान लो कि कोई फल गिर गया और वो फल अब सड़ रहा है जमीन पे गिर करके, तो उसको डिकम्पोज करते हुए उसके अंदर से अपना न्यूट्रिएंट्स ये ले लेंगे। समझ गए? या फिर कोई जानवर है जो मर गया, कोई लकड़ी का टुकड़ा है, उसके ऊपर से ये क्या करेंगे? अपना न्यूट्रिशन ले लेंगे। तो सैप्रोफाइट्स बुलाया जाता है इनको। अच्छा, इसके अलावा कई सारे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो डिकम्पोजर होते हैं और इनका काम होता है डिकम्पोज करना, ऑब्टेन फूड बाय डिकम्पोजिंग द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। लर्नर्स, तो हमने बात किया, एक तो हमारा होता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन है? केवल ग्रीन प्लांट्स। समझ गए? जो पूरे इकोसिस्टम के अंदर फूड को प्रोड्यूस करता है धूप की मदद से, किसी और चीज की मदद नहीं लेता है। समझ रहे? बता, किसी और लिविंग थिंग की मदद नहीं लेता। नॉट नॉर्मल जो नीचे छोटी मोटी चीजें हैं, न्यूट्रिएंट्स है, पानी है, धूप है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन चीजों का इस्तेमाल करता है। अब जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं उसको खाते हैं, राइट? अब जैसे मान लो एक हमारे पास गिलहरी है, राइट, स्क्विरल। इसके अलावा हमारे पास एक एलिफेंट है, मान लो हमारे पास एक डियर है। ये सब के सब ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करते हैं। ऑटोट्रॉप कौन है भाई? ऑटोट्रॉप है हमारा प्रोड्यूसर्स, ठीक है ना? ये जो हमारे प्रोड्यूसर्स है यही होते हैं ऑटोट्रॉप्स। तो इनको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। और ये हार्बीवोर्स भी होते हैं। हार्बीवोर्स मतलब जो घास खाते हैं, वेजिटेरियन, आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है ना? जो घास खाने वाले प्राणी है, पेड़ पौधे खाते हैं, पत्ते खाते हैं, उनको हम हार्बीवोरस बोलते हैं। और दिस आर आवर प्राइमरी कंज्यूमर्स, क्योंकि ये प्रोड्यूसर पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है। उसके बाद जो दूसरे हमारे कंज्यूमर आ जाते हैं, जैसे फ्रॉग है, फॉक्स है, ये सारे के सारे जो होते हैं ये हार्बीवोर्स को एज अ फूड खाते हैं। ये जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक हार्बीवोर को खा जाएंगे, इंसेक्ट को खा जाएंगे, दूसरे किसी छोटे जानवर को खा जाएंगे। इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। समझ गए? अच्छा, इसके बाद लर्नर, सेकेंडरी कंज्यूमर, इनको हम कार्निवोर्स भी बुलाते हैं बाय द वे, ठीक है ना? इनको हम लोग कार्निवोर्स भी बुलाते हैं। कार्निवोर्स मतलब जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, हार्बीवोर्स को खाते हैं बेसिकली। उसके बाद एक और आता है हमारा, जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, ठीक है ना? चीता ले लो एग्जांपल के लिए। दिस कंज्यूमर्स आर यूज हार्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स एज देयर फूड। ये हार्बीवोर्स को भी खा सकते हैं, कार्निवोर्स को भी खा सकते हैं। मतलब जो घास खा रहे हैं उनको तो खा ही सकते हैं, लेकिन उनसे जो लोअर एनिमल्स है उनको भी ये खा सकते हैं। समझ गए? नो अदर एनिमल्स फीड ऑन टॉप कंज्यूमर। इनको खाने वाला कोई नहीं है। समझ गए? इनको अब कोई नहीं खा रहा है, ये टॉप कंज्यूमर है। समझ गए? इसको हम लोग बोलते हैं एपेक्स या फिर टॉप कंज्यूमर। एपेक्स का मतलब होता है टॉप ऑफ अ माउंटेन, ठीक है ना? एपेक्स मतलब ये टॉप होता है। समझ गए? तो ये सबसे टॉप कंज्यूमर है, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉप कंज्यूमर, एपेक्स कंज्यूमर, कार्निवोर्स। ये भी है कार्निवोर्स ही, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन है। अच्छा, उसके बाद कुछ ऐसे लोग होते हैं जो घास भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं। ऐसी चीजों को हम लोग बोलते हैं जो हार्बीवोर्स और कार्निवोर्स दोनों को खा जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड कंज्यूमर, या फिर इसका एक और नाम है ओमनीवोर्स। समझ गए? ओमनीवोर्स। तो हार्बीवोर हो गया, कार्निवोर हो गया, ओमनीवोर हो गया। तीनों चीजें समझ आ गई होंगी। मैंने जैसा कि तुम्हें बताया था कि मैं तुम लोगों से कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछता चलूंगा और तुमको उन कुछ कुछ क्वेश्चंस का जवाब नीचे कमेंट्स में देना है। चलिए, पहला सवाल है, द बायोटिक
अबायोटिक कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरैक्शन इज कॉल्ड एज डैश। ऑप्शन ए है एटमॉस्फेयर, ऑप्शन बी है इकोसिस्टम, ऑप्शन सी है बायोस्फीयर, ऑप्शन डी है बायोडाइवर्सिटी। पोज करो, नीचे कमेंट में आंसर डालो। सेकंड क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, ग्रास होपर इज अ डैश। क्या होता है ग्रास होपर? प्राइमरी कंज्यूमर होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, प्रोड्यूसर होता है या सेप्रोफाइट होता है? पोज करो, सेकंड का नीचे आंसर डालो। जैसे ग्रास होपर इज अ प्राइमरी कंज्यूमर, तो 2A प्राइमरी कंज्यूमर ऐसे कमेंट कर देना। तीसरा, टाइगर इज अ डैश कंज्यूमर, अ प्रोड्यूसर, अ प्राइमरी कंज्यूमर, अ सेकेंडरी कंज्यूमर, अ अपेक्स कंज्यूमर। तीसरे का क्या सही जवाब है, नीचे कमेंट में जवाब देना है। चलो, यहां तक सब भला चंगा, सारी चीजें हमें बहुत अच्छे से समझ आ गई हैं, मैं ऐसी आशा करता हूं। और अब हम बिल्कुल तत्पर हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाने के लिए। जो मैं क्वेश्चंस तुमसे पूछता हूं, उन क्वेश्चंस का जवाब देना इज लाइक कि तुम्हारी टॉपिक को सच में तुमने क्लियर किया है। देखो, ये जो तुम्हारे लिए फ्री वीडियोस मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, इन वीडियोस को तो ऐसा समझो कि तुमको मैं एग्जैक्टली दिखाना चाहता हूं कि एट इजी लर्निंग हम किस क्वालिटी का पढ़ाते हैं, किस तरीके से बच्चों को चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। एंड बेस्ड ऑन दैट आप हमारे इजी लर्निंग के बैचेस को डेफिनेटली ज्वाइन करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और हर एक सवाल को बहुत सीरियसली जवाब देना कमेंट्स में। समझ आया? चलिए, तो अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट चीज के ऊपर। नेक्स्ट चीज जो हमारा है दैट इज फूड चेन एंड फूड वेव। दोनों सुनने में सेम लगता है, लेकिन एग्जैक्टली सेम है नहीं। दोनों में डिफरेंस है और ह्यूज डिफरेंस है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हालांकि पैटर्न सेम रहेगा। तो जैसे देखो, यहां पे देयर आर कंटिन्यूअस इंटरैक्शन गोइंग बिटवीन मेंबर्स ऑफ द इकोसिस्टम। लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, उन दोनों के इंटरैक्शन से क्या बन रहा है? इकोसिस्टम बन रहा है। अब इकोसिस्टम में जो लिविंग थिंग्स है, जैसे मान लो जानवर है, पेड़ पौधे, हार्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोरस, इन सबके बीच में भी एक कंटिन्यूअस इंटरैक्शन चल रहा है। एग्जाम्पल के लिए, जो प्रोड्यूसर्स है उनको हार्बीवोर्स खा जाते हैं, राइट? उनको हार्बीवोर्स खा जाते हैं। ये हार्बीवोर को एक प्रीडेटर या फिर एपेक्स कंज्यूमर खा जाएगा, सही बात है। और ये जब मर जाएगा तो इसको डिकम्पोज करने वाले कुछ बैक्टीरियाज होंगे। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। आगे ध्यान से सुनना। अब ये एक कंटिन्यूअस इंटरैक्शन चल रहा है बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द इकोसिस्टम। प्रोड्यूसर जो है, मान लो एक और एग्जांपल, ये एक पत्ता है, पेड़ है, पौधा है, इसको एक ग्रास होपर खा जाएगा। नाउ इट्स अ प्राइमरी कंज्यूमर, हार्बीवोर है। इस ग्रास होपर को खाने वाला कोई दूसरा फ्रॉग होगा जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर है, कार्निवोर है। यहां पे तुम्हें कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा कौन क्या है। अच्छा, इसको खाने वाला एक इसके ऊपर का एपेक्स कंज्यूमर होगा, जो कि मान लो एक ईगल है या कोई और जानवर है, कोई बड़ा बर्ड है, स्नेक हो सकता है, कोई भी हो सकता है एग्जांपल के लिए, ठीक है ना? तो इसको कोई खा लिया और ये जब मर के नीचे गिर जाएगा तो इसको डिकम्पोज करने वाले कुछ बैक्टीरियाज होंगे, कुछ फंगी होंगे, कोई सैप्रोफाइट होगा, ठीक है? तो ये देखो एक कंटिन्यूअस, और फिर ये इसी को दूसरे प्लांट्स यूज करेंगे किस चीज के लिए? दूसरे प्लांट्स इसको यूज करेंगे अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो इंटरैक्शन गो ऑन कंटिन्यूअसली, एक कंटिन्यूअस इंटरैक्शन चल रहा है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सैप्रोफाइट्स, इन सभी चीजों के ऊपर। देयर इज अ डिफाइनेट सीक्वेंस इन दिस इंटरैक्शन। अब यहां पे एक सीक्वेंस देखने को हमें मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये आके इस पत्ते को खा जा रहा है, या फिर ये आके इसको खा जा रहा है, या फिर ये इसको खा जा रहा है, ऐसा कुछ, मतलब देखो ये इसको खा जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। समझ गए तुम? हमें क्या देखने को मिल रहा है? डिफाइनाइट सीक्वेंस है इस चीज के अंदर। यही जो डिफाइनाइट सीक्वेंस है इसको हम लोग फूड चेन बोलते हैं। जीवो जिव्यासा जीवनम, एक जीव दूसरे जीव के लिए आहार है। समझ रहे हो? एक जीव दूसरे जीव के लिए जीवन का मार्ग है। तो द डिफाइनाइट सीक्वेंस इज कॉल्ड एज फूड चेन। यही डिफाइनाइट सीक्वेंस को हम लोग क्या बुलाते हैं? फूड चेन बुलाते हैं। चलो, सॉर्टेड है। एवरी फूड चेन हैज डिफरेंट लेवल्स। हर एक फूड चेन के कुछ लेवल्स होते हैं, कुछ लिंक होता है। तुम बोलोगे क्या लिंक है? ये दोनों के बीच का एक लिंक है, फर्स्ट लिंक। ये इन दोनों के बीच का एक लिंक है, सेकेंड लिंक। ये इन दोनों के बीच का एक लिंक है, थर्ड लिंक। ये इन दोनों का बीच का एक लिंक है, यहाँ पे एक लिंक होगा, फिफ्थ लिंक। तो ऐसे एक लिंक होता है सभी के बीच में। एवरी फूड चेन हैज 4 to 5 लिंक। कम से कम हर एक फूड चेन के अंदर एक 4 से 5 लिंक आपको देखने को मिलेगा। एवरी लेवल या फिर लिंक, एक लिंक को जो फूड चेन के अंदर है हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। या तो हम लिंक बुलाओ या तो लेवल बुलाओ, ठीक है ना? और उसको तुम बुलाते हो ट्रॉपिक लेवल, एक ऐसा लेवल जहां से एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो रहा है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ट्रॉपिक लेवल इज द स्टेप एट विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट्स फूड इन द चेन। सिंपल है, हर ऑर्गेनिज्म अपने अपने लेवल पे अपना फूड ऑब्टेन करेगा। एन ऑर्गेनिज्म में भी प्रे फॉर मेनी अदर ऑर्गेनिज्म। अभी हमने देखा यहाँ पे
कि ये पेड़ को खाने वाला केवल ग्रास ऊपर है, ग्रास ऊपर को खाने वाला केवल फ्रॉग है, फ्रॉग को खाने वाला केवल ईगल है। लेकिन इसका विपरीत भी हो सकता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है तुम्हारा वो बहुत सारे और ऑर्गेनिज्म का खाना हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए स्पाइडर जो है इसको एक फ्रॉग भी खा सकता है, स्पाइडर को एक ये गिरगिट भी खा सकता है, चैमेलियन जो बोलते हैं इसको, और स्पाइडर को एक स्पैरो भी खा सकता है। समझ रहे हो? एक ऑर्गेनिज्म मल्टीपल ऑर्गेनिज्म का फूड हो सकता है। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक वेब स्ट्रक्चर मिल रहा है यहाँ पे, फूड वेब बोलते हैं इस चीज को हम बेसिकली समझेंगे और बेटर उदाहरण से समझेंगे। हियर द इंसेक्ट becomes part of three food chain thus forming a intricate web। मतलब क्या है, यहां पे जो हमारा एक ऑर्गेनिज्म है, इंसेक्ट है, स्पाइडर, वो मल्टीपल और ऑर्गेनिज्म के लिए क्या बन जा रहा है, मल्टीपल और ऑर्गेनिज्म के लिए वो फूड बन जा रहा है और एक वेब जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। मतलब ये 3 फूड चेन का पार्ट है। समझ रहे हो? एन इकोसिस्टम में हैव मेनी फूड चेन इंटरकनेक्टेड एट वेरियस लेवल। एक इकोसिस्टम में बहुत सारे फूड चेन चल रहे हैं और वो किसी किसी जगह पे एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पे ये घास है, इस घास है, ये नट्स है, ये श्रब्स है। इस घास को खाने वाला एक गिलहरी हो सकता है, इस गिलहरी को खाने वाला एक वल्चर हो सकता है, ईगल हो सकता है, कोई भी खा सकता है इसको। अच्छा, इस गिलहरी को खाने वाला एक फॉक्स भी हो सकता है, इस गिलहरी को बाय द वे एक लेपर्ड भी खा सकता है, लायन टाइगर भी खा सकता है। एनीवे, इसी घास को खाने वाला एक ग्रास ऊपर होगा, ग्रास ऊपर को खाने वाला एक बर्ड हो सकता है, ये बर्ड को खाने वाला एक फॉक्स हो सकता है। ये वॉलनट भी खा सकता है गिलहरी, ये बर्ड भी खा सकता है इस वॉलनट को, और वॉलनट को खाने वाला दूसरा कोई जानवर भी हो सकता है। अच्छा, ये बिहेवर को खाने वाला वल्चर भी हो सकता है, इसको फॉक्स भी खा सकता है, लेपर्ड भी खा सकता है। ये घास को डियर भी खा सकता है, हमारा डियर जो है वो इन नट्स में से या फिर श्रब्स को भी खा सकता है, और डियर को खाने वाला लेपर्ड भी हो सकता है। समझ रहे हो तुम? एक वेब जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे, सब काफी जगह पे चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इसी के ऊपर क्वेश्चन है 4th वाला, तुमको कमेंट्स में क्वेश्चन का आंसर देना तो मैंडेटरी मान के चलना एकदम। एवरी लेवल इन द फूड चेन इज कॉल्ड एज डैश, कंज्यूमर लेवल, ट्रॉपिक लेवल, एनर्जी लेवल, प्रोड्यूसर लेवल। क्या बोलता है हर एक लेवल को? अगला प्रश्न तुम्हारा है, प्रोड्यूसर्स आर ईटन बाय सेकेंडरी कंज्यूमर। प्रोड्यूसर को कौन खाता है? प्राइमरी कंज्यूमर, डीकंपोजर या फिर सैप्रोफाइट्स। छठा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए कि फंगी एंड अदर माइक्रोब्स आर ओमनीवोरस, डीकंपोजर, प्रोड्यूसर्स, एपेक्स कंज्यूमर्स। नाइस क्वेश्चन, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो यहां तक तुमने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, मैं ऐसा मान के चलता हूं। देखो, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और मुझसे पूछते हैं कि भैया हम क्या करें, आपने जैसे 3 क्वेश्चन उधर पूछा, 3 क्वेश्चन इधर पूछा, तो एक साथ सारे कमेंट करें या फिर भैया हम 3 को कर दें, फिर 3 करें, फिर 3 करें? तो मैं कहता हूं अलग से करो। एक बार में जितने क्वेश्चन मैंने पूछे तुम आंसर करो, वीडियो को देखो अच्छे से समझो, फिर से तुम आंसर करो, फिर से देखो। समझ गए? देखो, ये जो एक प्रोसेस है टीचिंग में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। इसको हम लोग बोलते हैं इवेल्युएट करते रहना। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो, कि जो मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूं, क्या वो बच्चे को समझ आ रहा है? समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसको मैं इवेल्युएट कैसे करूंगा? मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा और मैं देखूंगा कि अगर तुम उन प्रश्नों का जवाब सही दे पा रहे हो, दैट मींस कि तुम्हें समझ आ रहा है, और अगर तुम उस प्रश्नों का जवाब सही नहीं दे पा रहे हो, दैट मींस कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। हम इस तरीके से टीचिंग में इवेल्युएट करते चलते हैं। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं मारा है तो मारो। और मेरी एक छोटी सी इच्छा है कि जब भी आप इस वीडियो को देखें, मैं बहुत सारी इच्छाएं प्रकट कर रहा हूं, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगता है इस टाइप का वीडियो बनाना, हर एक चीज को डिजाइन करना, कंप्लीट करना, तुम्हारे लिए पढ़ाना। नॉट एवरीवन कैन डू दैट। ये मैं पिछले कई सालों से कर रहा हूं, तो मैं समझता हूं कि कितना मुश्किल है ये चीज। आज सुबह सुबह जैसे उठ करके मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो आई रियली वांट कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आज के दिन आप मेरे इस वीडियो को अपने स्टेटस पर शेयर करें। दैट मीन्स अ लॉट। मैं शायद देख नहीं पाऊंगा कि आपने शेयर किया है, लेकिन ये तुम्हारे टीचर के लिए तुम्हारा एक छोटा सा गिफ्ट होगा, एंड समवन इज वाचिंग दैट। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, तो यहां तक हमारी चीजें क्लियर हो गई। थोड़ा गला सूख रहा है, 25 मिनट से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पानी पियेंगे। और अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है? भाई, मैं जब रिकॉर्ड करता हूँ ना, मैं कंटिन्यूअस रिकॉर्ड करता हूँ। छोटी मोटी गलतियां कभी हो जाए तो माफ कर देना। एक बार रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया तो फिर चैप्टर खत्म, जब तक कुछ टेक्निकल इशू ना आ जाए। वैसे आते रहते हैं टेक्निकल इशू, तो हंसिए, मुस्कुराइए, खिलखिलाइए, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है फूड पिरामिड। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। पिरामिड समझते हो तुम लोग? इस तरीके से पहाड़ जैसा हिस्सा होता है,
नीचे ज्यादा, ऊपर कम 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 कम, उसको हम पिरामिड बोलते हैं। तो एनर्जी पिरामिड, फूड पिरामिड समझते हैं क्या होता है ये, ठीक है ना। ये वाला सारा सिचुएशन तुमको समझ में आ गया, राइट? ये जो सिचुएशन है पूरा समझ आ गया तुमको। तो ग्रीन प्लांट्स ऑफ द इकोसिस्टम स्टोर सम ऑफ द सोलर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फूड। हमारे जो ग्रीन प्लांट्स थे वो क्या कर रहे थे, धूप की मदद से खाना बना रहे थे, फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, और जो खाना बना रहे थे उसको अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। अच्छा, द सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम। हमारा जो सन है वो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, क्योंकि सब कुछ ग्रीन प्लांट पे डिपेंडेंट है, दे आर प्रोड्यूसर्स। और वो कैसे फूड बना रहा है, सन की लाइट से बना रहा है। ऑर्गेनिज्म एट एवरी ट्रॉपिक लेवल डू नॉट पास ऑल द एनर्जी टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। मतलब क्या समझना तुम ध्यान से, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बच्चे इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। अभी थोड़ा एग्जांपल से समझाता हूं मैं तुमको। At every level, energy is used by the organism for its own life processes. अब एक चैप्टर भी है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस मतलब खाना खाना, खाने को पचाना, टट्टी जाना, ठीक है ना, सांस लेते रहना, खाने को डाइजेस्ट करते रहना, शरीर में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है ना। तो तुम सबके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ना तुमको, सबके लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है ना। तो एक ऑर्गेनिज्म सारा का सारा एनर्जी खुद यूटिलाइज कर ले या फिर सारा का सारा एनर्जी आगे पास कर दे, ऐसा नहीं होता है। कुछ तो हम अपने लिए भी यूटिलाइज करते हैं, अपने लाइफ प्रोसेस के लिए बचा खुचा ट्रांसफर करते हैं। तो कितना ट्रांसफर करते हैं ये समझते हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है हमारे अंदर खाना पचाना, एनर्जी को प्रोड्यूस करना, चीजों को मेंटेन करना, सिंपल भाषा में। ग्रोथ एग्जांपल के लिए यहाँ पे TH इधर चला गया, ग्रोथ, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन, ऐसे कई सारे लाइफ प्रोसेसेस हो सकते हैं, मैं तुमको एग्जांपल दे दिया है। सम एनर्जी लॉस्ट इन द सराउंडिंग इन फॉर्म ऑफ हीट। कई बार तुम गर्म हो जाते हो, तुमको ठंडा करने के लिए तुम्हारा पसीना निकलता है, मतलब हीट के फॉर्म में क्या होता है, तुम्हारी एनर्जी भी लॉस्ट होती है। तो आप समझो जरा, इस सिचुएशन को समझो। अभी जो 2-3 लाइंस बताए, वो 2-3 लाइंस को एकदम सिंपल सरल शब्दों में तुम्हारे सामने रखता हूं। चलो, सूरज, बढ़िया दिन है आज, सूरज निकला हुआ है। सूरज का रोशनी का इस्तेमाल करके हमारे इस पेड़ ने, ये हमारा छोटका पेड़ है, छोटका पेड़ ने इससे क्या बनाया, छोटका पेड़ ने इससे खाना बनाया। अब इस पेड़ को खाने वाला एक ग्रास ऊपर आ गया, ठीक है ना। तो क्या ग्रास ऊपर सारा का सारा एनर्जी ले लेगा? नहीं, पेड़ बढ़ा था, पेड़ के पत्ते आए थे, नए पत्ते, पुराने पत्ते गिरे थे, इसके जड़ें नीचे फैली थी, तो उसने अपने लिए भी कुछ एनर्जी यूज किया होगा, और कुछ एनर्जी जो है उसने इन फॉर्म ऑफ हीट लूज कर दिया होगा। तो ग्रास ऊपर के बाद सब कुछ तो नहीं गया। अच्छा, अब ये ग्रास ऊपर को खाने वाला भी एक फ्रॉग होगा शायद। ये फ्रॉग के पास क्या ग्रास ऊपर में से 100% एनर्जी चला जाएगा? नहीं जाएगा। ग्रास ऊपर ने रिप्रोड्यूस किया होगा, ग्रास ऊपर बड़ा हुआ होगा, उसका ग्रोथ हुआ होगा, उसने खाना खाया होगा, खाना पचाया होगा, गया होगा, ठीक है। अलग अलग चीजें ग्रास ऊपर ने की होगी, उड़ते उड़ते उसकी एनर्जी यूटिलाइज हुई होगी मूवमेंट करने में, तो अपना इसने एनर्जी यूटिलाइज किया होगा, बाकी कुछ कुछ हीट के फॉर्म में लॉस्ट भी हो गया होगा। अब इस फ्रॉग को खाने वाला भी क्या है, एक सांप है। इस सांप के सिचुएशन में भी यही होगा कि फ्रॉग का सारा एनर्जी नहीं जाएगा, कुछ तो खुद यूटिलाइज करेगा, कुछ तो हीट के फॉर्म में लॉस्ट होगा। सिमिलरली ये स्नेक को खाने वाला एक ईगल होगा, और ईगल के पास भी सारा एनर्जी नहीं जाएगा, कुछ तो लॉस्ट होगा, कुछ ही एनर्जी जाएगा। एंड जब ये ईगल मर जाएगा, नीचे गिरेगा, तो क्या होगा, कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस्ट भी हो जाएगा, और बाकी जो भी चीज है वो जमीन के अंदर चला जाएगा, और वो मशरूम या फिर तुम मान लो फंगस, या फिर तुम इसको जो भी बोलना बोलो, ये उसको यूटिलाइज करेगा, एंड चीजें ऐसे ही चलने वाली है। तो अब ये जो ब्लू लाइन में तुम्हें दिखा रहा हूं, ये है एनर्जी गिवन, ठीक है ना। और जो ये रेड वाला जो मैं दिखा रहा हूं वो है एनर्जी टेकन, ठीक है। तो कुछ तो एनर्जी गया और कुछ तो एनर्जी आगे वाले ऑर्गेनिज्म ने ले लिया। फॉर एग्जाम्पल, इस ग्रास ऊपर ने कुछ तो एनर्जी ले लिया, कुछ तो एनर्जी गया, हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो गया, कुछ तो एनर्जी इस फ्रॉग ने ले लिया, कुछ तो यहां पे गया, वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। डिकम्पोजर्स ऑल्सो डेसिपेट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट। जो डिकम्पोजर्स होता है, जैसे कि ये तुम्हारे सामने जो ये दिख रहा है हमारा प्यारा सा ये फंगी, ठीक है ना, मशरूम देख लो, हम इसको मशरूम बोल लेते हैं। ये भी क्या करता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को इन फॉर्म ऑफ हीट तो डेसिपेट करता है। क्लियर है ये पूरा सिचुएशन? अब जो ये एनर्जी है जो निकल रहा है बाहर, वो क्या सूरज के पास वापस जाता है क्या? द आंसर इज अ बिग नो। सूरज के पास वापस नहीं जाता है। द हीट लॉस्ट इन द सराउंडिंग नेवर गोज टू द सन। कभी भी सूरज के पास नहीं जाता। इसीलिए जो एनर्जी फ्लो है फूड चेन में, उसको हम वन वे ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि जो एनर्जी फ्लो एंड इकोसिस्टम है, जो एनर्जी फ्लो हो रहा है, फूड का जो फ्लो हो रहा है, क्या वो वन वे ट्रांसपोर्ट? द आंसर इज ट्रू। क्यों? क्योंकि ये जो सूरज से जो मेन एनर्जी कहां से आया, देखो आया, सबसे ज्यादा एनर्जी कहां से आया, सूरज से। आप पेड़ ने लिया, पर क्या वो वापस सूरज के पास गया? नहीं गया। तो इट्स अ वन वे ट्रांसपोर्ट, आने का रास्ता है, जाने का रास्ता नहीं है।
आना अपनी मर्जी से, जाने नहीं दूंगा। ओके, नेक्स्ट बात समझते हैं। ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज पास्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। इसका मतलब है कि यहां से यहां तक केवल 10% एनर्जी गया, यहां से यहां तक 10% एनर्जी गया, यहां से यहां तक 10% एनर्जी गया, यहां से यहां तक 10%, 10%, 10%। समझ रहे हो? अरे यही तो कारण है कि पेड़ ज्यादा है, ग्रास ऊपर कम है, उससे भी कम फ्रॉग है क्योंकि कम एनर्जी जा रहा है ना बचा हुआ, उससे भी कम स्नेक है और उससे भी कम ईगल है, तभी तो जीवो जिव्यासा जीवनम चल रहा है। चलिए, तो 10% एनर्जी जाता है। अब थोड़ा सा ना एक उदाहरण के तौर पे ये पिरामिड लेते हैं। ओके, नीचे प्रोड्यूसर्स है जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, उसके ऊपर हार्बीवोर्स है घास खाने वाले प्राणी, उसके ऊपर कार्निवोर्स है जो उनको खाएंगे, और उसके ऊपर अपेक्स कंज्यूमर, कार्निवोर ही है, अपेक्स कंज्यूमर या ओमनीवोर, व्हाटएवर से। अब यहां पे मैं हट जा रहा हूं, यहां देखो तुम, मान लो कि यहां पे तुम्हारे पास 10,000 किलो कैलोरीज जितनी एनर्जी है, ऊपर इसका केवल 10% जाएगा, इसके ऊपर इसका केवल 10% जाएगा, मतलब यहां पे केवल 1000 कैलोरीज जाएगा। 10,000 में से केवल 1000 जाएगा, 10,000 का 10%, बाकी सारा यहां पे यूटिलाइज हो जाएगा, ये लोग अपना यूटिलाइज करेंगे, हीट के फॉर्म में लॉस्ट कर देंगे एनवायरमेंट। उसके ऊपर अब यहां से और 10% जाएगा, मतलब कि केवल 100 किलो कैलोरीज जाएगा, और उसके ऊपर इसका भी 10% जाएगा, मतलब केवल 10 किलो कैलोरीज जाएगा। के कैलोरीज, किलो कैलोरीज, ठीक है ना? जैसा तुम इसको क्या बोलते हो, 1 किलोग्राम, तो 1 किलो यहां पे कैलोरीज, ठीक है ना? चलो, क्लियर हो गया। और ये पिरामिड ऐसे शेप का, इसका मतलब भी हमें क्या समझ में आता है, नीचे ज्यादा एनर्जी है, ऊपर उससे कम एनर्जी है, उससे ऊपर कम एनर्जी है, उससे कम एनर्जी, या फिर नीचे ज्यादा ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर उससे कम है, उसके ऊपर उससे भी कम है, उससे ऊपर उससे भी कम है। चलो, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी या फिर इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं इसको। अब एक्वेटिक लाइफ का भी एक एग्जांपल ले लो, सेम पिरामिड है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, जूओप्लैंक्टॉन्स, फिशेस, ह्यूमन, सेम 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 10% एनर्जी ऊपर जाएगा। बाद में हम लोग मछली वगैरह हम भी खा जाते हैं ना। अच्छा, यहां पे ध्यान से देखो कि 1942 में, थोड़ा सा साइंटिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है तो वो मैं भी तुम लोगों को आगे पास ऑन करना चाहता हूं। तो 1942 में फूड चेन एंड एनर्जी फ्लो थॉट इट, उसके बारे में सोचा, उसके बारे में पढ़ाई किया, किन्होंने, रेमंड नाम के इन साइंटिस्ट ने, ठीक है ना? चार्ल्स इल्टन, अ ब्रिटिश साइंटिस्ट, फर्स्ट प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। तो किसने दिया? चार्ल्स इल्टन ने दिया। किताब में लिखा हुआ है, जस्ट एग्जाम में नहीं पूछते ये सब, जस्ट तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, ठीक है ना? He studied tundra ecosystem of the Bear Island in the England। जो लिखा हुआ है वही मतलब है, कुछ खास अलग है नहीं। Hence the pyramid is also known as Itanonian pyramid। इस पिरामिड को Itanonian pyramid भी क्यों बोलते हैं? बिकॉज इन्होंने स्टडी किया था, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट समझाया था। सॉर्टेड है, यहां तक क्लियर है, ज्यादा कुछ खास है नहीं। अब मान लो कि ये ईगल तुम्हारा मरा, ईगल तुम्हारा नीचे गिर गया बेचारा ईगल मर गया। अब क्या होगा? आफ्टर द डेथ ऑफ द अपेक्स कंज्यूमर, अपेक्स कंज्यूमर जब मर जाएगा, फंजी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो डीकंपोजर्स हैं, ये डीकंपोजर्स क्या करते हैं, फिर हमारे जो ये डीकंपोजर्स हैं ये इसको डिकंपोज करते हैं। तुमको मैं थोड़ा सा जूम करके फोटो दिखाऊं क्या, ये वाला जो यहाँ पे लाइट सा दिखा रहा हूं, कि जब कोई जानवर मर जाता है, जैसे यहाँ पे मैं एक बड़े से जानवर को मरा हुआ दिखा रहा हूं, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिकंपोज हो रहा है, ठीक है ना? सड़ रहा है, तुम सिंपल भाषा में बोल सकते हो। मैंने गलत बटन दबा दिया जिससे मेरी रिकॉर्डिंग ही बंद हो गई थी, बट ऑल भला चंगा, हम वापस रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओके, एनीवे, तो सड़ रहा है, धीरे धीरे डिकंपोज हो रहा है, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। अब जब ये डिकंपोज वगैरह हो जाएगा तो इसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे, बेसिकली वो न्यूट्रिएंट जो है, ठीक है ना, दिस सब्सटेंस इजिली मिक्स विथ एयर, वाटर एंड सॉइल, और फिर क्या होगा, जो प्लांट है, फ्रॉम दे अगेन एब्सॉर्ब बाय द प्लांट्स एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द फूड चेन। तो वापस ये प्लांट्स इसको एब्सॉर्ब कर लेंगे और फिर से एक ऐसा फूड चेन चालू हो जाएगा। तो इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस, समझ रहे हो? तो द फूड फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द फूड चेन इज अ साइक्लिक प्रोसेस। अब क्वेश्चंस आ गए, सातवां क्वेश्चन, द फ्लो ऑफ डैश इन अ फूड चेन इज साइक्लिक, न्यूट्रिएंट, एनर्जी, बोथ ए एंड बी डिकंपोजर्स। आंसर तुमको कमेंट में बताना है। आठवां है, द डैश एनर्जी इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। 100% हो जाता है, 50% होता है, 90% होता है कि 10% होता है? तुमने अगर ध्यान दिया होगा तभी तुम आंसर दे पाओगे। कमेंट में देख लो कितने लोग आंसर दे रहे हैं, ठीक है? ग्रीन प्लांट्स ऑफ द इकोसिस्टम स्टोर डैश इन फॉर्म ऑफ फूड, सोलर एनर्जी, वाटर, केमिकल एनर्जी, क्लोरोफिल। ठीक है, ABCD में से क्या सही जवाब है? चलिए, यहां तक अगर सारी चीजें कुशल मंगल तरीके से हो गई हैं, तुम्हें सारी चीजें अगर समझ में आ गई हैं, तो वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। अब ये वाला जो टॉपिक है, ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है।
लोगों को अक्सर बायो जियो केमिकल साइकिल नहीं समझ में आता है। लोग बोलते हैं कि क्या है बायो जियो केमिकल साइकिल, हमारे बुद्धि में घुस नहीं रहा है बायो जियो केमिकल साइकिल। तो आज कुछ इस तरीके से आपको पढ़ाएंगे जानवे अली कि आपको बायो जियो केमिकल साइकिल पूरा दिमाग में घुस जाएगा। देखो भाई, सिंपल से तरीके से समझो, कुछ तो बायोलॉजिकल है, कुछ तो जियोलॉजिकल है, मतलब मान लो ज्योग्राफी एंड ऑल, और कुछ तो केमिकल है और उसका एक साइकिल है, मतलब ऐसा चल रहा है, कंटिन्यूसली चल रहा है, बायो जियो केमिकल साइकिल। समझते हैं अब एक एक करके। देख लो भैया, यहां पे हमारे पास पेड़ पौधा, ऑल ऑर्गेनिज्म नीड न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ। बॉडी के अलग अलग एक्टिविटीज के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। दैट्स द बायोलॉजिकल नीड, कि ग्रोथ के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, बॉडी के लाइफ प्रोसेसेस के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ये जो न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म और बाकी और भी एक्टिविटीज के लिए आर कंटिन्यूसली ट्रांसफर्ड फ्रॉम अबायोटिक टू बायोटिक। कहां से कहां ट्रांसफर हो रहा है, एबायोटिक कंपोनेंट से बायोटिक कंपोनेंट में ट्रांसफर हो रहा है, एंड बायोटिक टू एबायोटिक फैक्टर्स विद इन द इकोसिस्टम। ये हमने ऑलरेडी देखा कि एक साइक्लिक प्रोसेस है, राइट। वी हैव ऑलरेडी बीन थ्रू दिस, हमने इसको ऑलरेडी देखा, हमने इसको ऑलरेडी पढ़ा कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, राइट। हाउ साइक्लिक, फोन को साइलेंट कर देता हूं, ठीक है। हाउ साइक्लिक, एक पेड़ क्या है, देखो सूरज क्या है, एबायोटिक है, लाइट हीट के फॉर्म में एनर्जी ले रहा है और फिर उससे हमारा पेड़ पौधा आगे बढ़ रहा है, सब कुछ आगे 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 जा रहा है, फिर वो मर जा रहा है, फिर जमीन में मिल जा रहा है, फिर से बायोटिक से अबायोटिक में जा रहा है। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, कंटिन्यूसली हमारे इकोसिस्टम में ये चीज तो होता रहता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा। एक बार और उदाहरण के लिए समझते हैं कि धूप की रोशनी से पेड़ बढ़ा, पेड़ के अंदर से न्यूट्रिएंट्स से डियर ने लिया, डियर मर गया, उसको एक लायन ने खाया, लायन के अंदर से न्यूट्रिएंट्स आगे गया। अब लायन जब मर जाएगा बेसिकली, तो उसकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो जमीन के अंदर चली जाएंगी और जमीन के अंदर से फिर से वो पेड़ पौधों के अंदर जाएगी, और ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। दिस इज अ साइक्लिक फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद इन एन इकोसिस्टम। हम इसके मल्टीपल उदाहरण लेके इस चीज को बिल्कुल एकदम तहस नहस कर चुके हैं। अब व्हाट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल? दिस साइकिल ऑपरेट्स कंटिन्यूसली थ्रू द मीडियम ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब वो जगह जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, समझ गए। पानी हो सकता है, हवा, जमीन, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, जहां पे वो रहता है। फॉर्म्ड बाय लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। अब ये जो बायोस्फीयर है वो बनता कैसे है, लिथोस्फीयर, जो कि हमारा मिट्टी वाला पार्ट है, पत्थर वाला पार्ट है, पहाड़ वाला पार्ट है, वो है लिथोस्फीयर, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर जिसमें हमारे गैसेस हैं सारे के सारे, एंड हाइड्रोस्फीयर हमारा पानी वाला पार्ट। ओके, द recycling of biological, geological and chemical sources of the nutrients in the process is a complex process। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, समझ गए। अब यहां पे ध्यान से देखो, बायोजियोकेमिकल साइकिल मतलब क्या है कि जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है ना, वो हम हमारे आसपास के बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स पे डिपेंड करते हैं, समझ गए। और हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है वो केमिकल है ना, हमारे न्यूट्रिएंट्स क्या है, केमिकल है। वो सारी चीजें एक साइकिल में चल रही हैं, पूरा गोल 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 घूम रहा है। दैट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल बेसिकली। ध्यान से समझना, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन द इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ, अब देखो, डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन द इकोसिस्टम, कि ये जो हमारा एनर्जी ट्रांसफर होगा ये डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, हमारे लेवल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ऑफ द इकोसिस्टम डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ द एनर्जी। हाँ, मतलब ये जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, और ये किस पे डिपेंड करता है, लेवल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन द इकोसिस्टम, कि किस लेवल से कहां पे हमारा एनर्जी जा रहा है। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। तो सिंपल भाषा में अगर अब तुमसे कोई पूछेगा, ठीक है ना, मैं लाइव पढ़ाता हूं तो मुझे पता है कि बच्चों को अक्सर डाउट आ जाता है, तो इसीलिए मैं अभी आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं, एक मिनट। कि अब अगर तुमसे कोई सिंपल भाषा में पूछता है कि भाई व्हाट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल, तो तुम्हें बोला, देख बायोजियोकेमिकल साइकिल मतलब क्या, क्या हम लोग जो बायोलॉजिकल लोग हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोटिक लोग हैं, उनको क्या चाहिए, एनवायरमेंट में आसपास से क्या चाहिए, कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए। न्यूट्रिएंट्स क्या है, केमिकल्स है, और ये सब एक साइकिल में चलता रहता है, जो मैंने बहुत सारे एग्जांपल लेके तुमको समझा कि एक पेड़ है, पेड़ को हम खाते हैं, फिर आगे 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 चीजें प्रोसेस होती है, ठीक है ना। तो दैट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब जो हम ये साइकिल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ा रख लेता हूं कि कंफर्टेबली होकर रिकॉर्ड कर सकूं। अब जो हम लोग इन साइकिल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखना, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल, एक होता है गैसियस साइकिल और दूसरा एक होता है सेंडिमेंट्री साइकिल। सेंडिमेंट्री साइकिल मतलब क्या होता है, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है भाई साहब। अब मुझे बताओ, तुम कैल्शियम कहां से लाओगे, तो तुम जमीन के अंदर से लाओगे, तो जमीन के अंदर जो कैल्शियम है तुम निकाल रहे हो, तो नया कैल्शियम बन भी तो रहा है ना, तो इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। गैसियस साइकिल मतलब तुम ऑक्सीजन कहां से लेते हो,
हाँ एटमॉस्फेयर से लेते हो, पर एटमॉस्फेयर से तुम ले रहे हो तो कहीं से बन भी तो रहा है, फिर तुम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ भी तो रहे हो, तो एक साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है। तो ये हो गया, समझ गए। सेडिमेंट्री जो हमारे मिनरल्स होते हैं, कार्बन मिनरल्स तुम ऐसे समझो, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, ये सारी चीजें, ठीक है ना। गैसियस साइकिल मतलब जो गैस है, ओके। तो बायो जियोकेमिकल साइकिल के ना दो टाइप होते हैं, गैसियस साइकिल और ये हमारा सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस साइकिल देखना, तो गैसियस साइकिल को पहले देखते हैं। तो अगर तुम गैसियस साइकिल को देखोगे, ठीक है, और एक सेडिमेंट्री साइकिल है, ठीक है। तो गैसियस साइकिल की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से समझना, एन एक्यूमुलेशन ऑफ द मेन अबायोटिक न्यूट्रिएंट्स मटेरियल इज फाउंड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। सिंपल भाषा में अगर सारी चीजों को इग्नोर करके चले और समझने की कोशिश करें, तो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में अलग अलग प्रकार के गैसेस है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं एज अ न्यूट्रिएंट या फिर किसी और फैक्टर से, ठीक है। अच्छा, अगर सेडिमेंट्री साइकिल की बात करें तो एन एक्यूमुलेशन ऑफ द मेन अबायोटिक न्यूट्रिएंट मटेरियल इज फाउंड इन सॉइल, सेडिमेंट एंड सेडिमेंट्री रॉक्स एक्सेट्रा। तो ये क्या है, सॉइल के अंदर, सेडिमेंट के अंदर, ठीक है ना, रॉक्स वगैरह के अंदर ये हमें हम पाते हैं। तो सेडिमेंट्री साइकिल है बेसिकली कि कैल्शियम है, कैल्शियम वापस बन गया, रिसाइकल हो रहा है, गोल 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 घूम रहा है कुल मिला के, ठीक है। अगला देखो क्या पॉइंट है कि इसके अंदर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर एक्सेट्रा इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सारी चीजें इंक्लूड होती है कि हम जमीन के अंदर से किसी तरीके से कैल्शियम निकालते हैं, आयरन निकालते हैं, उसको यूज करते हैं, वो फिर से किस तरीके से वापस वहां पे बनेगा, एक साइक्लिक प्रोसेस वो कैसे होगा। अब एक एग्जांपल के लिए तो मान लो कि एक घना जंगल और इस घने जंगल में बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हो गया है। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब तुम्हें पता है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, ओके। तो ये बहुत सारा एक्यूमुलेट हो गया, तो वो फटाफट क्या होगा, पेड़ उसको एब्जॉर्ब कर लेगा फूड बनाने के लिए, मैं बताता हूँ कैसे। और साथ ही साथ आसपास वो फट से फैल जाएगा। जैसे हमारे घर का अगर गैस चालू रह जाता है तो वो फट से फैल जाता है, सही बात है कि नहीं। तो हम कहते हैं कि जो गैसियस साइकिल है वो बहुत तेजी से चलता है, वो एक स्पीडर साइकिल है देन द सेडिमेंट्री साइकिल। एग्जाम्पल के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो पानी वगैरह के साथ क्या होगा, पेड़ पौधे उसको यूटिलाइज कर लेंगे, मतलब जड़ से पानी निकल रहा है, रूट से पानी एब्जॉर्ब कर रहा है पेड़, सनलाइट की मदद से क्या करेगा, फट से अपना फूड प्रिपेयर कर लेगा इन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन प्रिपेयर कर देगा, मतलब फट से एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन वही सेडिमेंट्री साइकिल के साथ नहीं हुआ, कहीं पे तुमने आधा किलो कैल्शियम रख दिया तो ऐसा नहीं कि 1 घंटे बाद जाओगे तो आधा किलो कैल्शियम गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला, समझ गए ना। आयरन रख दोगे तो फट से गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सेडिमेंट्री साइकिल के साथ ऐसा नहीं होता है। तो ये जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है ये क्लाइमेटिक चेंज और ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण बहुत सीरियसली अफेक्ट होता है, बहुत प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर। किस चीज पे प्रभाव पड़ता है, इसके स्पीड पे कि कितना जल्दी होगा, इसके इंटेंसिटी पे कि कितना तीव्र होगा, और साथ ही साथ कितना संतुलित होगा, इक्विलिब्रियम मतलब कितना बैलेंस करके ये चीजों को चल रहा है, समझ गए। अब देखो तुमको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई, मुझे एक्चुअली 2 बार रिकॉर्ड करना पड़ा तो तुमको थोड़ा अजीब लगा होगा बीच में, क्यों, क्योंकि यार बीच में मैं यही स्क्रीन पे रह गया था और मैं सारी चीजें पीपीटी पे बता रहा था। एनीवे लिव इट। टेक्स्ट बुक का हर एक लाइन मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की है, समझना बहुत ध्यान से कि गैसियस साइकिल मतलब जिसमें गैस इन्वॉल्व है, और सेडिमेंट्री साइकिल मतलब जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व है, वो किस तरीके से वापस प्रोड्यूस होगा, इस चीज के बारे में बात हो रही है, किस तरीके से वो ट्रांसफर होगा। बायोजियोकेमिकल साइकिल मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से आसपास एटमॉस्फेयर, पूरे जो हमारी ज्योग्राफिकल आसपास की चीजें हैं वहां पे न्यूट्रिएंट जो कि केमिकल है उसको किस तरीके से सर्कुलेट होता है, कैसे एक ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है। हमने बहुत सारे उदाहरण लेके इस चीज को समझा है, राइट। डियर वाला एग्जांपल लिया था, स्क्विरल वाला एग्जांपल लिया था हमने, ग्रास ऊपर वाला एग्जांपल लिया था, उन सबसे हमें यही चीज समझ में आया। तो दैट्स ऑल अबाउट बायोजियोकेमिकल साइकिल एंड सेडिमेंट्री साइकिल। अब ध्यान से सुनना है यहाँ पे, ठीक है। अगला जो है तुम्हारा कुछ क्वेश्चन है, इन सभी सवालों का जवाब आपको नीचे कमेंट में देना है। साइक्लिंग ऑफ डैश इज अ गैसियस साइकिल, कैल्शियम, नाइट्रोजन, आयरन, फास्फोरस। 11वां क्वेश्चन है तुम्हारा, द साइक्लिक फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज एनर्जी पिरामिड, एनर्जी साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल, इकोलॉजिकल साइकिल। नीचे कमेंट में आप इसका भी जवाब बताओगे। और 12वां क्वेश्चन है आपका, बायोस्फीयर इज फॉर्म्ड बाय लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, सब कुछ मिला करके। बायोस्फीयर जहां पे लोग रहते हैं, हम इंसान रहते हैं, जानवर रहते हैं, राइट। लिथोस्फीयर मतलब अपना मिट्टी वाला पार्ट, जमीन वाला पार्ट, ओके, पहाड़ वाला, जमीन पे है ना पहाड़, ओके। एटमॉस्फेयर का मतलब जिसमें सारे ऑक्सीजन, एयर बेसिकली मान के चलो आसपास का, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी वाला पार्ट, ठीक है ना। तो क्या हमारा बायोस्फीयर इन सबसे मिलकर के बनता है, हाँ या ना, ऑल ऑफ द अबव है या नहीं है। चलिए यहां तक सारी चीजें मैं आशा करता हूं कि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी, चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हमें अलग अलग साइकिल्स के बारे में पढ़ना है इसी चैप्टर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल
अगर मैं आपको बताने जाऊं तो अब जो हमें पढ़ना है वो है कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ना है, फिर ऑक्सीजन साइकिल के बारे में पढ़ना है, और ये लास्ट में एक्चुअली नाइट्रोजन साइकिल है, मैंने 2 बार ऑक्सीजन साइकिल ही लिख दिया। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। चीजें बहुत सिंपल है, छोटी छोटी चीजें हैं, तुम्हें पता भी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट तुम्हें पता भी है, ठीक है ना। तो अभी पहले हम लोग पढ़ते हैं कार्बन साइकिल के बारे में। कार्बन सी से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कार्बन को, ओके, सी से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कार्बन को, ठीक है ना। कार्बन साइकिल, तो देखो कार्बन साइकिल में हमें क्या पढ़ना है समझना ध्यान से, ठीक है ना। कार्बन इज फाउंड इन वेरियस फॉर्म्स ऑन द अर्थ। कार्बन तुम लोग अभी 9th में पढ़ोगे कार्बन एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट, 10th के अंदर तुम लोग पढ़ोगे कार्बन कंपाउंड्स, 11th 12th में पूरी के पूरा एक पार्ट है जो तुम्हारा केमिस्ट्री का वो कार्बन के ऊपर है। हम ये बोल सकते हैं कार्बन इज एवरीवेयर, समझ गए। हम ये बोलेंगे कार्बन इज एवरीवेयर गलत नहीं है। कार्बन इज फाउंड इन वेरियस फॉर्म, जैसे एग्जांपल के लिए इट ऑकर्स इन एलिमेंटल फॉर्म जहां पे केवल कार्बन है। एलिमेंटल फॉर्म का मतलब क्या है कि कार्बन एज अ एलिमेंट तो केवल कार्बन है, डायमंड है तुम्हारा, ग्रेफाइट है तुम्हारा, कोल है तुम्हारा, लाइमस्टोन है तुम्हारा, इन सब में केवल कार्बन होगा, समझ गए एक तरीके से। तो डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन एक्सेट्रा एलिमेंटल फॉर्म है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो कार्बन जो होता है वो कंपाउंड के फॉर्म में भी मिलता है, कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, समझ गए। इसके अलावा जो कार्बन है वो तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स के अंदर भी है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, फैट्स के अंदर, प्रोटीन्स के अंदर भी कार्बन है। जो तुम लोग डिटर्जेंट यूज करते हो, उस डिटर्जेंट जो साबुन यूज करते हो, जो मेडिसिन यूज करते हो, इन सब के अंदर भी कार्बन है। कार्बन मतलब है बहुत जगह पे। तो ये कार्बन किस तरीके से सर्कुलेट होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, ये चीज है कार्बन साइकिल। तो कार्बन इज यूज्ड टू प्रिपेयर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एक्सेट्रा। अब देखो यहां पे ध्यान से, कार्बन डाइऑक्साइड की ही मदद से, अगर कार्बन नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड के मदद से जमीन के अंदर से पानी लेकर के हमारा जो पेड़ है, ग्रीन प्लांट्स जो है, लाइट की मदद से क्या करते हैं, फूड प्रोड्यूस करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ऑक्सीजन नहीं होगा तो भी हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो प्लांट्स कन्वर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हार्बीवोर्स फीड अपॉन द प्लांट्स, अब हार्बीवोर हमारे प्लांट पे फीड करते हैं। कार्निवोर फीड ऑन द हार्बीवोर, ये भी हमें पता है, राइट। इन दिस वे बायोटिक कार्बन, जो कार्बन बायोटिक है प्लांट के अंदर है, ओके, इज ट्रांसफर्ड इनटू द प्लांट्स। अब प्लांट के अंदर कैसा है, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन गया, वो कहां पे ट्रांसफर हुआ, प्लांट से फिर एनिमल्स के अंदर, और एनिमल से एपेक्स कंज्यूमर एंड सो ऑन, समझ गए। अब जब ये मर जाता है, ओके, आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड अगेन इन द एटमॉस्फेयर एंड इज यूज्ड अगेन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब ये मर जाएगा, जब ये डिकम्पोज हो रहा होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस रिलीज हो जाता है, और उसके बाद वापस इसको पेड़ पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं या फिर सर्कुलेट हो जाता है, अलग अलग चीजों में यूटिलाइज हो जाता है। तो ये सारा जो कार्यक्रम था, इस सारे कार्यक्रम को हम लोग बोलते हैं कार्बन साइकिल। दैट्स इट, खत्म कार्बन साइकिल। क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये है कि कार्बन इज यूज्ड टू प्रिपेयर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, न्यूक्लिक एसिड, बोथ ए एंड बी। क्या है इसका जवाब? 14 क्वेश्चन है। 14th क्वेश्चन, plants convert DAX into carbohydrate by the process of photosynthesis, CO2, O2, H2, N2। यहां पे हमारा कार्बन साइकिल वाला पार्ट क्लियर होता है। कार्बन साइकिल एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज ऑक्सीजन साइकिल। अब ऑक्सीजन साइकिल इज अब ऑक्सीजन बहुत ज्यादा अमाउंट में 21% के आसपास है, इफ आई एम नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक। तो ऑक्सीजन इज एन एबंडेंट एलिमेंट ऑन आवर अर्थ। एबंडेंट मतलब ज्यादा क्वांटिटी में, ठीक है ना। ऑक्सीजन फॉर्म्स 21% ऑफ द एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर का ऑलमोस्ट 21% फॉर्म करता है। ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग अलग अलग चीजें बनाने के लिए, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। इनफैक्ट ऑक्सीजन के मदद से ही आग लग सकती है, ऑक्सीडेशन हो सकता है। इट इज अ हाईली रिएक्टिव, ठीक है ना, बहुत रिएक्टिव होता है, रेडली रिएक्ट्स विद अदर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, बहुत रेडी रहता है किसी भी चीज के साथ रिएक्ट करने के लिए। अच्छा, as oxygen is found in various forms like molecular oxygen, water, carbon dioxide, inorganic compound etc. ऑक्सीजन तुम्हें कहां मिल रहा है? पानी के अंदर मिल रहा है। खाली ऑक्सीजन भी एटमॉस्फेयर में, O2 है केवल। इसके अलावा तुम्हारे पानी के अंदर है, राइट, H2O के अंदर है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर है, CO2 के अंदर ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन अलग अलग जगह पे है उपलब्ध, अलग अलग फॉर्म में ऑक्सीजन उपलब्ध है। अब ये जो ऑक्सीजन है इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रोड्यूस कैसे हो रहा है? तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं। इसको यूज किया जा रहा है अलग अलग लाइफ प्रोसेस, जैसे कि रेस्पिरेशन, सांस लेने के लिए, हमारे फूड से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए,
ठीक है ना, कंबशन चीजों को जलाने के लिए, डिकम्पोजिशन चीजें जब डिकम्पोज होती है तब भी ऑक्सीजन चाहिए होता है, करोजन अगर चीजों पे जंग लगना है, रस्टिंग करनी है तो भी तुमको क्या चाहिए, तुमको उस केस में भी तुमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन तो चाहिए। तो इसका यूटिलाइजेशन भी अलग अलग जगह पे है तुम्हारा, गेटिंग इट। अब ये जो ऑक्सीजन है इज रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर इन ओनली वन मेजर प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस। ये आता कैसे, केवल फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ही ये प्रोड्यूस होता है, समझ रहे हो। और ये सारे जगह पे ये क्या होता है, यूटिलाइज होता है। आर यू गेटिंग इट। सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ द ऑक्सीजन विद इन द बायोस्फीयर इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन साइकिल। यही जो पूरा सर्कुलेशन हो रहा है हमारे किसका, ऑक्सीजन का, रिसाइकल हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है, इसी को हम लोग ऑक्सीजन साइकिल बोलते हैं। ऑक्सीजन फॉर्म डैश ऑफ द एटमॉस्फेयर, 15 नंबर का क्वेश्चन, 78%, बी 21%, सी 10%, डी 90%। कमेंट में आप जवाब दोगे। अगला है 16 नंबर का क्वेश्चन, ऑक्सीजन इज रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर थ्रू कंबशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ऑल ऑफ दिस। रिटर्न कैसे होता है, ऑक्सीजन इज प्रिपेयर्ड यूजिंग कार्बोहाइड्रेट, इज यूज्ड टू प्रिपेयर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ऑल ऑफ दिस। सिंपल क्वेश्चन है, फट से जवाब दे दोगे। यहां पे हमारा ऑक्सीजन साइकिल वाला भी पार्ट पूरा का पूरा होता है कंप्लीट। लास्ट जो तुम्हारे किताब में टॉपिक है दैट इज नाइट्रोजन साइकिल। अब जो नाइट्रोजन साइकिल है वो बहुत ज्यादा सिंपल है, बट थोड़ा सा इन दोनों साइकिल से ज्यादा कंटेंट है इसमें। नाइट्रोजन भी एविडेंटली अवेलेबल है, ऑलमोस्ट 71 या 78% है, जो कि मैक्सिमम प्रोपोर्शन है एटमॉस्फेयर का। एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट इट इज इनएक्टिव। जैसे ऑक्सीजन की हमने बात की, कार्बन की हमने बात की, फट से कंपाउंड बना रहा था किसी के साथ रिएक्ट करके। नाइट्रोजन इतना जल्दी किसी के साथ कंपाउंड नहीं बनाता है, थोड़ा सा इनएक्टिव नेचर का है, डज नॉट इजिली कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स, बाकी एलिमेंट्स के साथ फट से रिएक्ट नहीं कर जाता है। अच्छा, इट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किस चीज के हिसाब से, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के हिसाब से, ठीक है ना। तो हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए। तो इसके अंदर नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तुम्हारे डीएनए आरएनए के अंदर नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इतना सारा नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में, लेकिन कोई भी ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली नाइट्रोजन को ले नहीं पा रहा है। मोस्ट ऑर्गेनिज्म कैनॉट यूज द फ्री फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म है हमारा, वो ये जो फ्री फॉर्म में इतना ज्यादा नाइट्रोजन है उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा है, उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहा है खुद के लिए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मेथड का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के 3 तरीके हैं, मतलब ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो डायरेक्टली नाइट्रोजन को यूज नहीं कर पा रहे, इतना ज्यादा नाइट्रोजन होने के बावजूद भी, तो नाइट्रोजन कैसे लेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन तो बहुत जरूरी है डीएनए के लिए, आरएनए के लिए, सेलुलर डिवीजन के लिए, बहुत सारे प्रोसेस के लिए नाइट्रोजन, प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी है बहुत ज्यादा। तो कहां से लाएंगे नाइट्रोजन, तो कोई और लोग नाइट्रोजन फिक्स करेगा इनके लिए, समझ रहे, कोई और इनके लिए नाइट्रोजन फिक्स करेगा, फिर ये यूटिलाइज करेंगे। 3 तरीके से होता है। पहला होता है एटमॉस्फेरिक प्रोसेस, एटमॉस्फेयर में हो गया। दूसरा होता है तुम्हारा बायोलॉजिकल प्रोसेस या फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेस, तुम लेके आ गए कोई दवाई खा लिया नाइट्रोजन वाला, पेड़ पौधों में डाल दिया नाइट्रोजन, इंजेक्ट कर दिया, दे दिया किसी फर्टिलाइजर्स की मदद से। तीसरा होता है तुम्हारा बायोलॉजिकल प्रोसेस। तीनों के बारे में समझते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रोसेस पहले समझते हैं। एटमॉस्फेयर में बहुत सारा नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है, मानते हो, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है। जब बारिश का समय होता है, बिजली कड़कती है जब, तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जुड़ जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं और ये फॉर्म करते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब एटमॉस्फेयर में बारिश हो रही है, बादल है, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है, पानी, वाटर वेपर है, इन सभी कारणों से यहां पे फॉर्मेशन होता है नाइट्रिक एसिड का, समझ गए। नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिले, फिर पानी वानी का इस्तेमाल करके ये लोगों ने नाइट्रिक एसिड बना ली, HNO3। अब ये जो नाइट्रिक एसिड है ये नीचे गिरेगा बारिश के टाइम, या फिर नीचे गिर जाएगा बेसिकली, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, आसपास ये एक एसिड है, समझना, तुमने एसिड बेसिस सॉल्ट पढ़ा होगा या मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, ठीक है ना। ये क्या करेगा, बेस के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड प्लस बेस ये रिएक्ट करेगा। एल्काली मतलब बेस होता है, तो एसिड और बेस रिएक्ट करके ये कुछ सॉल्ट बनाएगा, समझ गए। तो ये बना देता है नाइट्राइट्स, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स ये बनाता है, NO2 NO3 ये चीजें ये बनाता है। अब ये जो NO2 NO3 है, ठीक है ना, ये जो NO2 NO3 है इसका इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग जगह पे, राइट। इन इंडस्ट्री एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। मतलब ये जो तुम यहाँ पे बायोलॉजिकली ये एटमॉस्फेरिक रीजन से हो रहा है, उसको तुम लोग इंडस्ट्री के अंदर भी कर सकते हो,
ठीक है। और फिर जो खाद वगैरह है, जो फर्टिलाइजर्स है, उसको तुम पेड़ के अंदर डाल सकते हो एज अ फर्टिलाइजर। अब देखो यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे समझना, अब ये जो नाइट्रोजन नाइट्राइट्स नाइट्रेट्स बना है, ये प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। प्लांट जब इसको एब्जॉर्ब करेगा सॉल्ट के फॉर्म में, ठीक है, मतलब ये सॉल्ट होगा मान लो तुम इस तरीके से, ठीक है ना। तो बेसिकली जब प्लांट इसको एब्जॉर्ब करेगा तो फूड साइकिल में आएगा, और फूड साइकिल में आने के बाद, फूड चेन में आने के बाद आगे सबके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। पढ़ते हैं इसके बारे में आगे। इंडस्ट्रियल प्रोसेस क्या है कि तुम नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स कहां से बना रहे हो, तुम इंडस्ट्री में बना रहे हो, फिर उसको फर्टिलाइजर्स को लेकर के तुम पेड़ पौधों के अंदर डाल रहे हो, और फिर पेड़ पौधों को लोग खा रहे हैं, ठीक है। चलो बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है, ध्यान से देखो। एक बैक्टीरिया होता है तुम्हारा नाम, जिसका नाम है राइजोबियम, ठीक है ना। तो राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया होता है, ये रूट नोड्यूल्स में रहता है, किसके, लेगिमिनियस प्लांट के अंदर। लेगिमिनियस प्लांट जैसे मटर के पेड़, ओके, तो उनके रूट नोड्यूल्स में होता है इस तरीके से, ये रूट नोड्यूल्स है, और ये राइजोबियम बैक्टीरिया है, ठीक है। अब ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर के अंदर का नाइट्रोजन है, इसको ये यूटिलाइज कर सकता है। मतलब पेड़ डायरेक्टली नहीं ले सकता, हम लोग डायरेक्टली नहीं ले सकते, लेकिन ये जो हमारा प्राणी है, ये इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली ले सकता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्स द नाइट्रोजन ऑफ द एटमॉस्फेयर, और फिर अगेन इसको नाइट्राइट नाइट्रेट्स में ये कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अच्छा, इसको कन्वर्ट करने का था, पेड़ पौधे इसको नॉर्मली क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वो सेम वही कहानी है जो पीछे हमने बनाया था एटमॉस्फेरिक प्रोसेस से, उसको ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं। These nitrates are taken up by the plants. Plants convert them into protein. Plants इसको प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, और आगे की कहानी आप सुनो। इसको फिर कोई जानवर खाएगा, उसको फिर कोई और जानवर खाएगा, वो फिर मर जाएगा, राइट, एंड फिर वो डिकम्पोज हो जाएगा, फिर से वो नीचे जाएगा। तो जब डिकम्पोज होगा तो ये नीचे अमोनिया के फॉर्म में चला जाएगा, टॉप कंज्यूमर्स डाई। तो ये जो तुम्हारा प्रोटीन है आर ब्रोकन डाउन इनटू अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, जो तुमको स्क्रीन पे दिख रहा है। जब ये टॉप कंज्यूमर मर जाएंगे तो ये अमोनिया के फॉर्म में चला जाएगा। अब इस प्रोसेस को बोलते हैं अमोनिफिकेशन। अब कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं इन द सॉइल, देयर आर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, ओके। अब फिर से ये जो नाइट्रोजन तुम्हारा बना है, नाइट्राइट्स नाइट्रेट्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, व्हाटएवर, ये चीजें क्या है तुम्हारी, फिर चीजें वापस एटमॉस्फेयर में वापस चली जाएंगी। इन द सॉइल देयर आर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ओके। सॉइल के अंदर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, जो नाइट्रेट जो तुम्हारा बना है उसको फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे। सिंपली समझ में आया। टॉप कंज्यूमर मरा, अमोनिया बन गया, प्रोटीन जो उसके बॉडी के अंदर था। अमोनिया को कुछ बैक्टीरियाज ने तोड़ करके क्या नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स बना दिया, नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। अब ये नाइट्राइट नाइट्रेट जो भी है तुम्हारा, उसको फ्री नाइट्रोजन बनाने के लिए कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज होंगे, और इस प्रोसेस को हम डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। क्लियर है। अब ध्यान से सुनो, द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ द नाइट्रोजन गैस इनटू द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कंपाउंड थ्रू वेरियस बायोटिक एंड अबायोटिक प्रोसेस इन नाइट्रोजन इन द नेचर इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन साइकिल। ये जो पूरा प्रोसेस हमने समझा बायोटिक के मदद से या फिर अबायोटिक के मदद से, एटमॉस्फेयर जो था हमारा, इंडस्ट्रियल प्रोसेस था या बायोलॉजिकल प्रोसेस, तो बायोटिक हो या अबायोटिक हो, नाइट्रोजन बन रहा है, रिसाइकल हो रहा है, पूरे एटमॉस्फेयर में घूम रहा है, यही चीज को हम लोग नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सुंदर साफ क्वेश्चन। एटमॉस्फेयर कंटेन्स डैश ऑफ नाइट्रोजन गैस, 20%, 90%, 10%, 78%. Conversion of ammonia into nitrite and nitrate is called as nitrogen fixation, denitrification, nitrification, ammonification. कमेंट में तुमको जवाब देना है इसका। मैंने इस चैनल पे, जो मतलब मेरे बहुत सारे चैनल्स, अभी तुम किस चैनल पे देख रहे हो आई रियली डोंट नो, तो एक क्लास 9 का शुभम झा क्लास 9 करके हमने एक डेडिकेटेड चैनल बनाया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो सब्सक्राइब कर लेना। और 10th में जब तुम जाओगे तो मेरा एक चैनल है जिसपे मैंने पूरा 18 का 18 चैप्टर तुम्हारा डाल रखा है, ठीक है ना। तो ये शुभम झा करके हमारा एक चैनल है, तो अगर तुम उसी चैनल पे वीडियो देख रहे हो तो वेरी गुड, नहीं तो तुम सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में दोनों चैनल का लिंक डाल दूंगा, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ऑलरेडी 18 चैप्टर एक बार डाला हुआ था, अब वन शॉट वीडियोस बना रहा हूं तुम्हारे लिए, बहुत अच्छे बहुत तगड़े वन शॉट वीडियोस बना रहा हूं, जिसमें बहुत डिटेल में चीजों को समझा रहा हूँ, क्वेश्चंस भी पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा लिंक हमारे दोनों चैनल का, तो क्लास 9 शुभम झा को भी सब्सक्राइब कर लेना, अगर उस पर देख रहे हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना। और 10th में तुम्हारा क्लास 10th शुभम झा करके खाली चैनल है, नॉट क्लास 10, उसमें हर 10th का कंटेंट आता है। बाय द वे, अब तक अगर तुमने बैच ज्वाइन नहीं किया है तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि तुमको बैच ज्वाइन करना चाहिए। हम इंग्लिश मीडियम सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों को पढ़ाते हैं, बहुत तगड़े रिजल्ट आए हैं, तुमको मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ सारे रिजल्ट, तुम पोस्ट करके खुद भी देख सकते हो।
बैच के अंदर बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स है, बहुत एक्सपीरियंस टीचर पढ़ाते हैं तुमको। ये सारी चीजों के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये 2 नंबर है, इस पे आप कॉल करके हमारे एजुकेशनल काउंसलर से बात कर सकते हो, जो भी आपके मन में सवाल है पूछ सकते हो और बेझिझक बैच ज्वाइन कर सकते हो। बहुत तगड़ा पढ़ाते हैं। डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। मैं आपसे मिलूंगा अब अगले चैप्टर में और साथ ही साथ हमारे लाइव क्लास के लाइव बैचेस के अंदर। हैप्पी लर्निंग। डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो।